हम लोग कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर हाइफनेटेड हो गए, तो कम से कम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, अजरबैजान, तुर्की और अब कोलंबिया उनके साथ था। लेकिन अगर आप भारत की तरफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद एक भी नाम नहीं जोड़ पाएंगे। उल्टे हमने देश के विदेश मंत्री को कहते हुए सुना यूरोपियन यूनियन के लोगों को कि हमें प्रीचर्स की नहीं बल्कि पार्टनर्स की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं 8 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने मीडिएशन कराया था। अब ये तीनों जो मेहमान हैं इस एंकर के साथ बैठे हुए हैं, तीनों प्रोफेसर हैं, दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हैं। वो भारत की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर के बारे में क्या कुछ कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के साथ चीन भी है, वो पुराना है। अमेरिका जो पाकिस्तान का दुश्मन कहा जाता था और पापा करार देते थे डोनाल्ड ट्रंप को, ये भारतीय, और पुतिन को अपना चाचा करार देते थे, वो दोनों तो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने पर लगे हुए हैं। और ये जो बैकग्राउंड पे आपको लेजर आइज नजर आ रहा है, एस जयशंकर, जो दूसरी दुनिया के लोगों को जाकर लेक्चर दिया करता था कि हमें पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए, और पता नहीं क्या क्या ये कहता था। अब उनके साथ यानी भारतीयों के साथ कोई भी नहीं खड़ा। इवन के कोलंबिया जैसा मुल्क भी भारतीयों को खरी खरी सुनाकर भेजता है। और सबसे अहम बात कि नरेंद्र मोदी ने जो वफूद भेजे हैं उसमें भी दूसरी पार्टीज यानी अपोजिशन से उधार लेकर लोग भेजे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे लोग ही नहीं थे कि वो दुनिया के सामने पेश कर सके या वो दुनिया के सामने भारत का मुकदमा तक लड़ सकें। तो सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी पर ये फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स। जो मैंने 3 बातें कही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या मैं चीजों को ओवर इन्फ्लेट कर रहा हूं और कुछ दूसरी चीज देखने की कोशिश कर रहा हूं, या आप मेरी बात से सहमत है कि दरअसल कोलंबिया हो, रूस हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, ये भारत की विदेश नीति की असफलताएं हैं? देखिए, सबसे पहले आशुतोष आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, सबसे बड़ी समस्या नरेंद्र मोदी की और भारत की विदेश नीति को समझने में आज की तारीख में यह है कि एक उसका जो डोमेस्टिक पॉलिटिसाइजेशन, यानी हमारे देश के अंदर की राजनीति में जो उसका राजनीतिकरण हो चुका है, हमारे देश के अपने व्यक्तियों का, हमारे अपने देशवासियों का क्या मानना है, ये भी मोदी जी की विदेश नीति पर काफी भारी रहता है। आप यदि पिछले 10 साल में देखें, 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जब से वो प्रधानमंत्री बने, लगातार एक भाव एक व्यक्त किया गया, एक नैरेटिव एक बिल्ड किया गया कि अब भारत बिरयानियों का शहर कराची में विश्व पटल पे अपनी बात सक्षम तरीके से रखने में अब एक नया रोल अदा कर रहा है। चाहे बात हो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाइयां जो चल रही हैं, क्या भारत उस स्टेज पर जाकर क्या अपनी बात कुछ रख सकता है, क्या भारत की बात सुनी जा रही है? दूसरा मुझको लगता है जो एक बहुत बड़ा भाव जो मुझको लगता है आज की तारीख में धराशायी हो गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और जिस प्रकार से पूरा जो अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव बना, वो जिस प्रकार की शैली हमारे विदेश मंत्री जो पूर्व में विदेश सचिव भी रह चुके हैं श्री एस जयशंकर, जिस प्रकार से उन्होंने कभी अमेरिका जाकर, कभी जर्मनी जाकर, कभी रशिया जाकर, जिस प्रकार से उन्होंने भारत की विदेश नीति की व्याख्या की, उसकी परिभाषा दी, ऐसा लगा कि हम शायद एक नए ही युग में, जो कि भारतीय विदेश नीति के लिए एक स्वर्णिम काल आप उसको कहेंगे, ऐसा हमें आंतरिक स्तर पर ऐसा लगने लगा था कि अब हम एक नए युग की तरफ बढ़ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत भले ही विश्व के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन भारत यदि यह सोच रहा था कि उस बाजार के चलते उसकी आवाज डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक स्तर पर और ज्यादा प्रखर पुखर तरीके से सुनी जाएगी, मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं हुआ। अब ये भारतीयों ने ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होने के लिए किया था, दुनिया के सामने अपनी बढ़ के जो मारते थे उन्हें मजीद इंडोर्स करने के लिए किया था, लेकिन उल्टा क्या हुआ, दुनिया में ये अकेले और तन्हा रह गए। यही एक कारण है कि हम देख रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को लेकर उन्होंने समझौता करा दिया। लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीन की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आई, जितनी कम से कम जो सिग्नलिंग हो रही है, और डिप्लोमेसी में इंटेंस सिग्नलिंग हम सब जानते हैं कि बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है उस स्तर पे कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा पीछे रह गया है। हमने बाद में जो हमने सब कदम उठाए हैं कि हमने एक सर्वदलीय, हमने एक अंतरराष्ट्रीय पैनल हमने एमपीज का बना के जो हमने पूरे विश्व में जो हम लोग भेज रहे हैं, वो शायद इस गलती का एहसास भी है कि कहीं ना कहीं भारत की बात जो भारत सोच रहा था इतने सालों से कि विश्व सुन रहा है, वो बिजनेस, ट्रेड
और देशों के जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इन तीनों मापदंडों पे मुझको लगता है भारत कहीं थोड़ा सा पीछे जरूर रहेगा। थोड़ा सा तो नहीं, काफी ज्यादा पीछे रह गया है, लेकिन चलें, आपने भारत में आना जाना होता है तो इसलिए थोड़ा सा आप मार्जिन दे सकते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर धीरेन्द्र त्रिपाठी, ये जो रूस का जो था, क्योंकि रूस तो हमारा बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड था, अगर वो भी अगर आज पाकिस्तान के साथ अगर $2.6 बिलियन का अगर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। देखिए, एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग वापस कोल्ड वॉर के टाइम के में साउथ एशिया के संदर्भ में पहुंच चुके हैं, जहां पर अमेरिका और चाइना दोनों ही पाकिस्तान के साथ काफी खड़े हुए दिख रहे हैं। और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पे एक प्रश्न चिन्ह है और एक चैलेंजिंग फेज है। और मैं भूपेंद्र जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जिस तरीके से हमने अपनी विदेश नीति को खास करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर प्रोजेक्ट किया कि हम विश्व गुरु है, G20 में हमने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, हम वॉर रुकवाने जा रहे हैं, G20, क्वाड, ब्रिक्स, पता नहीं क्या क्या हमें बताया जाता था कि हम तो इसमें पहुंच गए हैं, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और अब खुद इनके अपने लोग क्या कुछ कह रहे हैं कि ये जो ब्रिक्स था, ये जो G20 था, या ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सब ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये जो नैरेटिव्स हमने बनाया, और अगर आप देखिए जो पूरा अब तो खुल के बातें सामने आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर था, वहां पे काफी समय से काम चल रहा था, जनवरी से काम चल रहा था। मैक्सर टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान पहलगाम के मैप्स खरीद रहा था, उसके काफी ये प्रिंट के अंदर आया है। तो ये जब तमाम चीजें विश्व में हो रही थी और पाकिस्तान के साथ हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी एक बात है जिसपे अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम बहुत चीजों का आकलन करने में कमजोर रह गए, हम समझ नहीं पाए चीजें, और चीजें भारत के हाथ से खिसकते चली गई। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके का हमने नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी क्रिएट किया कि हम एक अलग तरह की शक्ति है, हम एक अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन वो नैरेटिव को हम मेंटेन नहीं कर पाए। हमारी जो चीजें हैं, हमारी और भी सारी जो इश्यूज है, हम एक मार्केट तो रहे लेकिन हम इनोवेशन में कहाँ हैं, हम वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कहाँ पे हैं, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ये तमाम चीजों को हमने ध्यान नहीं रखा। तीसरी मैं मानता हूं कि रीजन के अंदर भी एक बड़ी विफलता हमारी रही साउथ एशिया के संदर्भ में, और हमने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि साउथ एशिया की हमें जरूरत ही नहीं है, हम आगे जा रहे हैं। और अभी हमको देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया। हम बिम्स्टेक का बात कह रहे थे कि साल के ऊपर हमें बिम्स्टेक लाना चाहिए, बांग्लादेश आज के साथ आपके साथ नहीं है। म्यांमार के अंदर चाइना बिल्कुल हावी है, नेपाल के अंदर तरह तरह की बातें चल रही है। और जो वहां हमारी वीडियोस अगर आप देखते हैं रेगुलरली, तो बताया था मैंने कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे म्यांमार हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वो सारे लंते भेजते हैं इनके ऊपर। और ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने सो कॉल्ड जंग मुसल्लत की थी पाकिस्तान के ऊपर और मुंह की खानी पड़ी थी, उसमें भी ये सारे ममालिक जो हैं, इनकी आवाम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लिए वीडियोस बना बना कर भेजती थी कि मारो इन कमीनों को, इन्होंने हमारी जिंदगी भी बर्बाद की हुई है। मोनार्की है जिसके पीछे कहा जा रहा है कि शायद इंडियन सपोर्ट है, उसको लेके काफी सारा क्रिटिसिज्म नेपाल के अंदर भारत को झेलना पड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों पे ये दिखता है कि हम बहुत चीजों का आकलन करने में विफल रहे, और उसके कारण ये जो पोस्ट पहलगाम आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो लोग कह रहे हैं कि भारत की बात नहीं सुनी जा रही है, वो उन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि पोस्ट पहलगाम सब हमसे अलग हो गए। ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी जो हमने इग्नोर किया और नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बना के रखा कि हम बहुत सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, पूरे दुनिया में हमारा जो सिक्का चल रहा है। लेकिन जहां पर हमें जरूरत पड़ी इंप्लीमेंटेशन की, जहां पे हमें जरूरत पड़ी लोगों के सपोर्ट करने की, वहां पे हमें दिखा कि लोग चुपचाप बैठे रहे। और बड़ा ताजुब है कि यूरोप से भी कोई खुला हुआ संदेश हमारे लिए नहीं आया है, कोई यूरोपियन कंट्री खुल करके सामने इस पे नहीं आई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये तमाम चीजें दिखाती है कि सिर्फ रीजन के अंदर अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, और इंक्लूडिंग G20 जिसकी आप बात कर रहे थे कि आप ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहे थे, वहां से भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन भारत के लिए पोस्ट पहलगाम नहीं आया। प्रोफेसर अशोक स्वाइन, आप उतनी दूर बैठे हुए हैं स्वीडन में, वहां से जब आप भारत के इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो क्या आपको लगता है, क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के पहले ठीक से होमवर्क नहीं किया, या हमने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और इसलिए हम आज अलग थलग पड़ गए?
इन्होंने ओवर एस्टिमेट भी खुद को किया, पाकिस्तान को छोटा समझा, पाकिस्तान की ताकत को नहीं समझे। दूसरा, इन्होंने होमवर्क भी पूरा नहीं किया। इन्हें पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तान कितनी तैयारी करके बैठा और फिर उस जगह से मारा कि 2 दिन तक इनके जहाज तक नहीं उड़े। या हमारी विदेश नीति दरअसल ऑप्टिक्स ज्यादा था, सब्सटेंस कम था। थैंक यू आशुतोष। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जब 2014 में मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक आवाज आए कि कोई स्टार्ट किए, आप लोग को ये भी बोले नहीं, लेकिन मोदी डॉक्ट्रिन उसी टाइम में स्टार्ट हुआ। कोई मोदी डॉक्ट्रिन ये है, मोदी डॉक्ट्रिन ये हो है, तो जा रहे हैं लोग कितना उनको बाहर देश में मिल रहे हैं, जो होता है, जो चल रहा था, जो आप बोल रहे थे डोमेस्टिक मीडिया के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। लेकिन वो जो मोदी डॉक्ट्रिन का, मैं उसी टाइम में 2017 में शायद आउटलुक में लिखा था कि मोदी डॉक्ट्रिन इज द मी डॉक्ट्रिन ओनली, मी ओनली डॉक्ट्रिन। मीन्स सब टाइम में वो मोदी जी के ऊपर, इंडिया के ऊपर फोकस नहीं था, वो मोदी जी के ऊपर फोकस था। तो ये फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही चलता रहा। अभी क्या हुआ है, अभी देखिए वो जो भूपेंद्र जी बोले कि तो ये थी जी आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप भारत की फॉरेन पॉलिसी के फेलियर को किस तरह देखते हैं।